नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 16 अप्रैल यानी कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समूचे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 सदस्यीय बेंच में इसकी बहुत सारी ये याचिकाएं हैं, उन पर सुनवाई होगी। और याचिकाकर्ता ये बार बार कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से ये बिल बनाया गया है और एक विशेष समुदाय को टॉर्चर करने के लिए ये बिल बनाया गया है। इसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी पीठ का हिस्सा होंगे। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो इनको लगता है, जो विपक्ष को लगता है कि जिसमें खामियां हैं, फ्लॉज हैं, उसमें ये कहना है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकता है, यानी कि उनके अधीन हो जाएगा। दूसरा, इससे मुसलमान समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रभावित होगी। ये कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है। मैं टिप्स में आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में कि क्या क्या इनके ख्वाहिशात हैं। और ये कानून संविधान के धर्मनिरपेक्ष भावनाओं के खिलाफ है, जो सेकुलर करेक्टर है संविधान का, उसके अगेंस्ट है। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। ये संशोधन राज्य के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करता है। ये संशोधन जो है राज्यों के अधिकार क्षेत्र में संशोधन करता है। वक्फ अधिनियम से जुड़ा ये संशोधन कई राज्यों में विवाद और चिंता का कारण बना है। सबकी निगाहें, जैसे मैंने कहा, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बिल पर आपको बताते चले कि 16 घंटे के करीब चर्चा हुई है। 92.68 लाख लोगों ने अपने ऑनलाइन सुझाव दिए हैं। 113 घंटे तक इसमें बहस हुई है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन किया गया है और उसके बाद इस बिल को कानून की शक्ल दी गई थी। और इसमें कई लोगों ने इस बिल के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई जो है कल यानी 16 अप्रैल को होने वाली है। यानी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू का पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। यानी कल का दिन सबकी निगाहें, चाहे वो सियासी जमातें हो, आम नागरिक हो या किसी विशेष समुदाय के लोग हो, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ यानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक पांडे जी हैं, आशीष हांडा जी हैं। डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी नेता हैं, और मौलाना नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और शुरुआत में डॉक्टर हांडा से करूंगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कल के दिन को लेकर के क्या उम्मीद है आपको? किरण रिजिजू जी को तो पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी जी और लेजिस्लेचर को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जी विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विनोद जी, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं और संविधान को मानने वाले हैं। हमें न्याय प्रक्रिया के ऊपर पूरा इतबार है, कोर्ट पे पूरा विश्वास है। लेकिन यहां पे सवाल मालूम क्या है? हम तो हमेशा जिस फैसले को भी कोर्ट आदेश दे हम सिर माथे पे रखते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब कुछ ऐसे लोग हमारे सामने खड़े होते हैं जिनको मीठा मीठा गपगप अच्छा लगता है और कड़वा कड़वा थू थू अच्छा लगता है। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपनी मेहनत से हार खराब है। जब कोर्ट उनके प्रति फैसला सही सुना देता है तो वो कोर्ट की तारीफ करते हैं, नहीं सुनाता है तो कोर्ट हुआ, जजेस हुए, ये सब डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है और मोदी के हाथ की कठपुतली बन जाती है। दिक्कत यहां पे आती है। दूसरी बात, यहां मेन बात क्या है वो आपके दर्शकों को समझना चाहिए। वो ये कि जब एक मामला ऑलरेडी कोर्ट के अंदर गया हुआ है तो फिर उस मामले के ऊपर किसी भी मैं कहूंगा संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को, जैसे चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या और कोई नेता हो, टिप्पणी देनी ही नहीं चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, जब एक मामला ऐसा है जो पूरा संविधानिक तरीके से बनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर वो बिल इंट्रोड्यूस होता है, पार्लियामेंट के अंदर वो चर्चा के लिए रखा जाता है, फिर जेपीसी बनाई जाती है, फिर जेपीसी के 31 मेंबर उसके ऊपर मंत्रणा करते हैं, और उसके बाद दोनों पार्लियामेंट्स के अंदर थॉरो डिस्कशन के बाद वो पास होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से वो बिल एक कानून में तब्दील हो जाता है। तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त नित्य भर भी होगा, वो ये कह ही नहीं सकता कि मैं इस कानून को नहीं मानूंगा। ऐसा कहना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और आना चाहिए। हाँ, चलिए, आप ये संवैधानिक तरीका है आपका, आपकी सोच अलग हो सकती है, मैं मान जी सकता हूं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते, मैं ये भी समझ चल। सकता डॉक्टर हूं, हांडा, इसलिए डॉक्टर आप हांडा, कोर्ट आपके चलेंगे, मित्र भी अब आपके साथ जुड़ लेकिन चुके हैं, कोर्ट जाने के जगदीप बाद जी। सबर तो दिखाइए। डॉक्टर आशीष, आपके मित्र जगदीप सिंह भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जगदीप सिंह ये जानना चाहेंगे। जगदीप जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, चर्चा नहीं हुई। आप पे 2013 में जो अमेंडमेंट बिल था वो 5-5.5 घंटे चर्चा हुई थी, और इस पे तो 16 घंटे चर्चा हुई है, और 113 घंटे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने चर्चा की है। विनोद जी, 92.6। मैं थोड़ा आपको यहाँ करेक्ट कर दूं, जी उस बिल पे 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। जी, इस बिल पे दोनों हाउसेस में मिला के 24 घंटे से ऊपर चर्चा चलिए हुई है। चलिए जो चलिए जगदीप जेपीसी जी। बनाई गई थी जी, उसकी 38 मीटिंग हुई है 100 जेपीसी की, 113 जहां घंटे 113 113 घंटे घंटे चर्चा हुई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जगदीप जी, थारो चर्चा के बावजूद भी। विनोद जी, आज्ञा है मुझे? हाँ, ये शो आज्ञा है मुझे? जनाब, आपको पूरी आज्ञा है। आपका भी आपका आभार और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। बीते करीब करीब 7 दशकों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी के शासनकाल में हो गया, और बिना किसी राज्यपाल की सहमति के वो तमाम बिल जो कई वर्षों तक उन्होंने दबा कर रखे थे, और विडंबना ये कि वो शिक्षा से जुड़े बिल थे, वो अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पास हुए। इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी महामहिम के लिए भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय काल के साथ। दूसरी बात, भाजपा के मेरे मित्र अभी जैसे कह रहे थे कि ये देशद्रोह होगा, तो मैं बता दूं कि इन्हीं के प्रायोजित जो संत हैं, उन्होंने कुंभ आयोजन में जो लोग नहीं पहुंचे थे हिंदू धर्म को मानने वाले, उनके लिए उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किए थे वो भी देश जानता है। अब जो आपने सवाल पूछा, मैं जरा उस पे आऊं, और मैं आज इनके किसी वक्तव्य पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। बात हो रही है संविधानिक पद पे बैठा पहली तो बात विनोद जी, मैंने बड़े मिनिस्टर संयम से अगर सुना ऐसी है, भाषा अगर ये बोले बीच में तो गलत टोकेंगे है। तो डिबेट नहीं होगा। चलिए ऐसे चलिए डिबेट नहीं होगा। मैंने चलिए सुना जगदीप जी, है, बोलिए। ढंग से बाकी जरा बाकी ये पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी जाना है। पहली तो बात, जी जी बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि ये कह देना कि इस बिल के ऊपर चर्चा हुई है, तो मैं बता दूं कि जेपीसी में तमाम विपक्षी सदस्यों ने जो 44 संशोधनों का हवाला दिया था, उसमें से एक भी नहीं माना गया। जो 14 इन्होंने माने वो इन्हीं के घटक दलों के लोग थे। दूसरी बात, आज सवाल ये होना चाहिए कि जब ये बिल सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो क्या वहां पर जो तर्क संगत तरीके से तमाम पहलू इस बिल को लेकर वो मंशा, वो नीयत भाजपा के सामने रखी जाएगी, तो क्या परिस्थितियां होंगी। तो उस पर मैं ये साफ बता दूं कि ये वो लोग हैं जो एक तरफ मुस्लिम समाज के उद्धार की बात करते हैं, लेकिन बिल में जो सश्रम कारावास था, यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट वाला जो कारावास था, उसको इन्होंने श्रम कारावास में बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने इस बिल के अंदर इस तरीके के संशोधन किए हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट जो है उसको खारिज करते हुए, अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास नाजायज अवैध कब्जा है किसी वक्फ प्रॉपर्टी का और वो समय काल 12 साल से ऊपर होता है तो उसे वापस ले लेंगे। वो तमाम वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो ऐतिहासिक धरोहरें मानी जाती रही है, अगर उसका कोई दस्तावेज नहीं बनता तो सरकार उसको ले लेगी। गैर मुस्लिम सदस्यों को जिस तरीके से उसमें डाला गया तुलनात्मक ढंग से, और देश के किसी धार्मिक बोर्ड में ऐसा नहीं है। ये वो तमाम पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, और अनुच्छेद 25 का हवाला देकर तो वहां पे कौन चलिए नाजिम साहब से जानना चाहते हैं। नाजिम साहब, क्या आपको लगता है कि ये कानून अल्पसंख्यकों का अधिकारों का हनन है? नाजिम साहब, जगदीप जी।
मौलाना नाजिम साहब, क्या ये वाकई में लगता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है? कि ये कानून, जी, दूसरी बात यह है कि ये कानून मुसलमानों के अधिकारों का बिल्कुल हनन है और बहुत ही गलत तरीके से। एक बात तो ये है कि अगर देखिए हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें हैं। अरे आप उंगली मत हिलाइए, पहले सुन लीजिए। आप बहुत ज्यादा दानिशवर नहीं है, पहले सुनिए। हम लोग खामोशी से सुन रहे थे, हम जानते हैं आप कितने दानिशवर है। देखिए जब हम, सीधी सी बात है, मुल्क में इतनी चीजें हैं, इतनी बेरोजगारी है, इतनी तरक्की की जरूरत है, जो जनता चीख चीख कर मांग रही है। सड़कें हैं, पानी है, नौकरियां हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो सस्ते इदारे हैं और जो सरकारी इदारे बने हुए हैं, प्राइमरी स्कूल, उनके हालत खस्ता को लोग तरस खार कर उनको कह रहे हैं भैया इनका सौंदर्यीकरण कराइए। मौलाना तो उन सब साहब, चीजों पर इस सरकार चीज नजर ना से डाल दे, 12,000 करोड़ का राजस्व आ सकता है। अगर 126 ऐसा करोड़ का तरीका नहीं राजस्व चलेगा। आएगा तो क्या आप ये तरीका मुसलमानों नहीं है। का हर भला कर आदमी रहे के हैं? पार्टी का डर आ जाएगा। ये बता दीजिए। ये क्या तरीका इनका? बीच में मत बोलिए, बिल्कुल बीच में बोलिए। मतलब मैं बिल्कुल ही सुन रहा था और मेरे बीच में, जगदीप जी, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? खामोशी से सुनूंगा तब बाद में बोला कि मुझे मैं बोल रहा हूं। मिर्ची जनाब बिल्कुल नहीं लग रही है। मैं आपके प्यार भरे नमस्कार को स्वीकार कर रहा हूँ कि उसमें तो बड़ा प्यार दिखाते हैं, बीच में जिस तरीके से उछल उछल कर बोल रहे हैं, यह तरीका ठीक नहीं काम करना है। आप पड़ेगा। एक सभ्य तरीके से डिबेट करें, मैं यही अपेक्षा करता हूं। कौन सा मुसलमान, जगदीप जी, अपने साथी को बोलने दीजिए, वोट कट जाएंगे कौन आपके। सा मुसलमान गया था इनके साथ? आप ही के कौन सा साथी हैं, मुसलमान बोलने प्रधानमंत्री दीजिए। से मिला था? कौन से मुसलमान ने राष्ट्रपति जी के याचिका दायर की थी कि भैया बस बिल जो बहुत ही खराब चल रहा है इसमें संशोधन कर दो? और मैंने कल भी कहा था, ये कह रहे हैं अब तक उसमें चीजें खराब थी, तो 10 साल से तो यही देश का मतलब खराब चीजों को चला रहे थे। 10 साल के बाद कैसे आ गई? अब सही होंगी, 10 साल के बाद आ जा रही है। तो 10 साल तक इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने भी चीजें खराब चलाई है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए था, बहुत गौर से सुन लीजिए, कोई भी इसमें बीच में इंटरफेयर न करे। मेरा कहना यह, मेरा अपना पर्सनल, मेरा अपना जाती मामला है, मेरा जाती मानना यह है कि ये जो वक्फ की जमीन है ना, ये मुसलमानों के बाप दादा की दान दी हुई जमीनें हैं। अब उसमें एक साथ कह रहे थे तुम तो पंचर जोड़ते हो। भैया मैं पंचर जोड़ता हूँ तो भाई ताजमहल तो साहब, उनके बाप दान दादा का है, किस कुतुब मकसद मीनार के उनके लिए बाप दिया दादा गया का था? है, लाल किले गरीब उनके बाप दादा का मुसलमान है, की बेहतरी के लिए। चलिए। अगर उसकी बेहतरी नहीं हो रही है, पसमंदा क्यों मुसलमान नहीं? कहां से आ उसकी गए? अगर हम बेहतरी सब होनी पंचर चाहिए। जोड़ते हैं, आपको क्या एतराज अरे है? चुप तो जाइए गरीब कम से कम। मुसलमान की बेहतरी बिल्कुल चुप होगी, जाइए, ये समझा बिल्कुल चुप दीजिए। जाइए। अभी मेरी बात कहने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। अगर जब सब मुसलमान पूरे गरीब है तो फिर पसमंदा कहां से निकल आ गए? मुसलमान तो ओवरऑल सभी पसमंदा है ना। जिस चीज को हमने मांगा ही नहीं, सरकार ने उसका बिल बनाकर हमारे पर जबरदस्ती थोप दिया। भाई साहब, आपने चलिए मांगा चलिए, नहीं, आप आलोक जी, कौन? आलोक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आलोक जी से जानना चाहूंगा, आलोक जी इस बिल पर, इसके बिल के समर्थन और विरोध करने वाले लोगों पर कितना राजनीतिक लेप चढ़ा हुआ है इस बिल पर? कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन। जी हमारे जाति जो हुकूक, सर अब मेरा नंबर है। हाँ जी आलोक जी, बाकी जगह This मेरा is your- नाम आलोक पांडे है सर। ये आपका नंबर है जी, आपका नंबर है। अब आपका नंबर है जी आलोक जी। जी मैं सिर्फ देखिए, लोकतंत्र में विरोध भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। Yes, अगर कोई yes, व्यक्ति किसी yes. बातचीत से सहमत नहीं है तो वो विरोध कर सकता है, लेकिन कानून बन जाने के बाद वो कहते हैं हम मानेंगे नहीं। ये फिर देश के संविधान का विरोध है और देश के गरिमा का विरोध है। बना क्यों दिया कानून? आप विरोध क्यों कर बना सकते दिया हैं कानून? भाई और किसने जिस मुसलमान तरह के किसी कानून बना सर दो? आप बीच में नहीं, आप अभी अरे वही मौलाना वक्तव्य दे रहे थे। सुन भी मैं लो, एक शब्द नहीं थोड़ा बोला ज्ञान किसी के वर्धन बीच में, करो, बहुत लगातार बढ़िया आप ना बात बता रहे बोलिए। हैं, सुनो। आप अभी मुझे मना कर रहे थे, मैं बोल दूं? अगर आपको बोलना है, मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है दूसरे के बीच में बोलने का। मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ किसी के बीच। चलिए आलोक जी, आलोक जी आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1995 में क्या सरकार ने मुसलमानों के पास गई थी कांग्रेस सरकार वक्फ में संशोधन करने के लिए कि नहीं साहब अब हम संशोधन करेंगे और जनमत सर्वे करा रहे। 2013 में वक्फ में संशोधन हुआ था, क्या सरकार गई थी पूरे भारत के मुसलमानों के पास सर्वे कराने के लिए? नहीं गई थी। जब चुनाव होता है तभी ये तय हो जाता है कि सदन में पूर्ण बहुमत से या बहुमत से जो भी नियम पारित होंगे वो जनता का मत माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार वो सर्वे कराया जाता है। और उसके साथ जब जेपीसी के लिए जब चीजें गई, उस पर चर्चा हुई, अब हमारी बात मानी नहीं गई। जेपीसी में परिचर्चा का प्रावधान है, जेपीसी में भी बहुमत वाले की बात मानी जाएगी। देश ने जिस पार्टी को, जब कांग्रेस का बहुमत था 1995 में और 2013 में वक्फ बोर्ड को भस्मासुर बनाया। ये किसी की जमीन में कहीं पर भी कब्जा करने की बात कर देते हैं, ये भारत की पार्लियामेंट को कब्जा करने की बात कर देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट मेरी है। ये कैसे भारत की पार्लियामेंट की हो जाएगी?
तो आप किसी भी एक बोर्ड को इतने ताकत नहीं दी जा सकती कि वो देश के संविधान को, देश के कानून को चुनौती देने लगे, बहुमत को डराने लगे। तो जब वक्फ बोर्ड में जरूरत थी तो समय समय पर सुधार हुए हैं। इस सरकार को लगता है कि इस सुधार की जरूरत है। अब अगर फिर भी इस देश के लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तो अंतिम व्यवस्था न्यायालय की है। कल न्यायालय तय कर देगा कि वक्फ में जो संशोधन हुए हैं वो ठीक है कि नहीं। तो आप किसी एक की बात तो मानेंगे ना। अगर मान लीजिए कल न्यायालय कहता है कि ये संशोधन 370 की तरह ही ठीक है, उसके पास इस देश के वो लोग जो वक्फ संशोधन का विरोध करते हैं वो क्या करेंगे? तब उतरेंगे रोडों पे और फिर कहेंगे हम संविधान नहीं मानेंगे और हिंसा करेंगे। ये ठीक नहीं है। आप अभी भी जन आंदोलन करिए, आप रोडों पे आइए, लेकिन हिंसा। डॉक्टर आशीष कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर क्रेडेंशियल जो है उस पर सीधा सीधा प्रहार है, ये विपक्ष कह रहे हैं। जो धर्मनिरपेक्ष भावना है संविधान की। देखिएगा, हमारा देश, विनोद जी, हमारा देश संविधान से चलता है। और संविधान से कैसे चलेगा? पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो लॉ को सुरक्षा देगा और उसके हिसाब से देश चलेगा। अब पार्लियामेंट में जब लॉ बना तो वहां पे प्रॉपर चर्चा के बाद बना। जेपीसी में गया तो वहां पे प्रॉपर डिस्कशन हुई, प्रेसिडेंट का साइन हुआ, फिर एक लॉ बना। ऐसे में लॉ बनने के बाद अगर कोई समुदाय विशेष या कोई व्यक्ति विशेष ये कहता है मैं तो इसको नहीं मानूंगा, तो भैया सड़क पे उतरने से तो देश नहीं चलेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये पूरा मुद्दा क्या है वो समझिएगा। पूरा मुद्दा ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो एक ऐसा मुसलमान कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। इसमें गलत क्या है? मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को सिर्फ प्रॉपर्टी वक्फ कराने के लिए धर्म उसका बदलवा दिया गया हो, तो क्या ये जायज है? दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति और वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि धर्म विशेष के लिए, वहां पे उसकी बेहतरी के लिए, उसकी उन्नति के लिए। तो जिस प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ आ सकता है राजस्व, जिससे गरीबों का भला हो सकता है, अगर उससे 126 करोड़ आएगा तो क्या वो मिसमैनेजमेंट को ठीक नहीं किया जाना चाहिए? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा सब लोग, अगर कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनके उसका मिसयूज कर रहे हैं तो क्या उस मिसयूज को नहीं रोका जाना चाहिए? अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से घपला हो रहा है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए? याद कीजिएगा राजीव गांधी जी क्या कहते थे, भैया 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा एंड यूजर तक मिलता है, बीच में पैसा खाया जाता है, गड़बड़ हो जाता है। जब से मोदी जी ने आके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, आधार से चीजों को लिंक किया, बिचौलियों की दुकानदारी बंद हो गई, बीच का पैसा गड़बड़ी होने से बच गया, तो राजस्व का भी फायदा हुआ, एंड यूजर का भी फायदा हुआ। उसी प्रक्रिया में अगर यहाँ पे भी सब कुछ पंजीकृत हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसमें मौलाना जगदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं नाजिम साहब के पास आता हूँ। अब नाजिम भाई, आप संतुष्ट नहीं हैं जो डॉक्टर आशीष आंडा जी ने कहा है, आप बिल्कुल असंतुष्टि अपनी जाहिर कर रहे थे। ये असल में ऐसे लगता है जैसे कोई जोक कह रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बड़े अच्छे हैं, शायद मेरे बड़े भाई होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कोई हंसी मजाक कर रहे हैं। मतलब देखिए, आप एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की वक्फ की जमीन से, वो मैं जानता हूँ, मुसलमानों की वक्फ की जमीन पर नजर इसलिए आप ये बताइए, अगर गरीब मुसलमान की बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब सुन लीजिए, जब किसी आदमी के घर में जब कंगाली छा जाती है ना, जब पैसा उसका खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी नजर जाती है अपने घर के प्लॉटों पर कहां पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को इतना खोखला करके रख दिया, क्या अब उनकी नजर भला करने के लिए वक्फ की जमीन पर जा रही है? उन्हें लग रहा है ये खाली पड़ी है। मैंने जो तर्क दिए उनका उत्तर दीजिए, कहानियां मत सुनाइए। जो मैंने तर्क दिए उनका उत्तर दीजिए। अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, घपला रोका जाएगा, धर्म के ठेकेदारों पे नकेल कसेगी, तो मौलाना साहब आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छी तरीके से फर्क जानता हूँ। ठेकेदार कोई नहीं है, ठेकेदार आप भी नहीं है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहे तो देशद्रोही हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई बुरा कह दे तो देशद्रोही हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है ना देश। मेरे कहने का मतलब ये, आप उसमें काम करिए, सरकार से हम खुश होते, मैं संस्कृति जताता सरकार के साथ मिलकर आता। सरकार कहती, उसका जो वक्फ बोर्ड है उसका चेयरमैन भी सरकार का होता है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की संस्कृति होती
और उसको ट्रस्ट को उसको उसी का ट्रस्ट ही रखा जाता। सरकार अपना पैसा लगाती है जमीनों में, मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनाती। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे भाई आप इससे एक क्या बात होता, तो मुसलमानों बताओ का ना, झगड़ा नहीं होता। अगर इससे 1500 मुसलमानों को साल गला नहीं पुराने होता। मंदिर को सुनिए ना बात, कोई ये कह देगा मत कि बोलिए भाई, ये कितना बोल वक्फ की प्रॉपर्टी है, नीचे मत बोलिए अगर ना, तमिलनाडु के खुद 12 आपको गांव को कोई ये कह देगा ये इतनी वक्फ खुद की जगदीप प्रॉपर्टी जी, है, अगर कर्नाटका के मेरा अकेले नहीं जगदीप जी, होता। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये कह दिया जाएगा कि जो वक्फ की कॉलेज प्रॉपर्टी जगदीप जी, है, अगर बेंगलोर के सारे भारत 602 में एकड़ भला हो को जाता। ये कह लेकिन दिया सरकार की जगदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है विनोद जी, जी, बात करें आप जी। क्या आप जगदीप जी, ये आरोप लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस इस बिल, इस कानून का विरोध कर रही है? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं बड़े सम्मान के साथ आपको एक अनुरोध करना चाहूंगा। चर्चा का तात्पर्य तभी निकलता है जब जो भी उसमें प्रतिभागी हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिले। बिल्कुल, अगर आप मेरे भाजपा के मित्र हर बार हर व्यक्ति विशेष के वक्तव्य को टोकने के लिए बीच में कूद कर आएंगे तो बात नहीं होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से डिबेट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस डिबेट के अनुशासन पर भी सवाल है। तो बराए मेहरबानी पहले इन्हें चुप करवाइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। चलिए आशीष जी, सबको अपना अपने वक्त पे बोलने का अधिकार है। डिबेट डिरेल हो जाती है, डिरेल। नहीं रखेंगे आप। चलिए जगदीप जी, आप बोलिए। हाँ जी विनोद जी, सबसे पहली बात जी, ये जो इन्होंने कहा कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, उसको राष्ट्रपति की मोहर लग गई तो उस पर सवाल नहीं हो सकता। तो मैं इनको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बहुत बढ़िया ढंग से संवैधानिक बताया था। न्यायालय में ये देखिए विनोद जी, ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर वेस्ट बंगाल आशीष जी, आप सुन लीजिए, सुनने के बाद आपको अवसर दिया जाएगा, आप तर्क कीजिएगा, आप तर्क कीजिएगा। टिप्पणी करना गलत चलिए है। आशीष जी, सुनने के बाद आप तर्क कीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा। जी जगदीप जी बोलिए। जी विनोद जी, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करके जी। हटा हूं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। ये बात अलग है कि उसमें भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो कोई फैसला सजा के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। इसके बाद आप सीए की बात कर ले, आधार कार्ड को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कर ले, या फिर जो मोदी सरकार ने स्वयं काले कानून वापस किए उनकी बात कर ले। तो ये कह देना कि संख्या बल के दम पर सत्ता के मद में चूर होकर अगर कोई बिल पास होता है तो उसका विरोध जो है वो संवैधानिक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के इतने बड़े शुभ चिंतक बने ये लोग बताएं कि आज देश की लोकसभा में क्या एक भी सदस्य इनके पास है जो मुस्लिम हो? किसी विधानसभा के अंदर, किसी राज्य की, किसी विधान परिषद के अंदर क्या एक भी मुस्लिम सदस्य इनका है? इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, आपने लिमिटेशन एक्ट को अगर खत्म किया तो आपने तो उनकी मदद की जो अवैध कब्जा करके बैठे थे। आपने कारावास जो कि सचरम थी, विनेबिलिटी देखी जाती है, विनेबिलिटी देखी जाती है। कैंडिडेट को उतारने से पहले विनेबिलिटी देखी जाती है। करने से इन्होंने क्या कह दिया कि वक्फ जिसको चाहे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दे। घोषित कर देगा ना वो प्रॉपर्टी। भाई साहब कोई थोड़ी सी नैतिकता, थोड़ा सा एक शालीनता, जो एक तरह की आप मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक राष्ट्रीय पार्टी का। देश की सबसे बड़ी पार्टी का आप रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको सुनना चाहिए और सुनने वाला ज्यादा ज्ञानी होता है। जी जगदीप जी, कंप्लीट कीजिए। जगदीप जी, मैं नक्सल में केवल इतना कहूंगा, मैंने 4 पॉइंट रखे आपके सामने। लिमिटेशन एक्ट की पावर्स को कम करके इन्होंने अवैध कब्जा धारकों की मदद की है। जो सजा का प्रावधान था उसको कम किया है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि गैर मुस्लिमों को सरकार जैसे लेकर आई है और सरकार ये कह रही है कि ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है। यद्यपि किसी धार्मिक संपत्ति का रखरखाव करने वाला बोर्ड जो है वो धार्मिक उसको उसी तरीके से हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। और आखिरी जो पॉइंट मैंने रखा है वो भी बता दूं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन तमाम पहलुओं पर बात होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे गवर्नर रवि के मामले में हुआ, मोदी सरकार उन्हें मुंह गिरने जा रही है। आलोक जी हमें ये बताइए, ये सारी सियासत क्या वोट बैंक की राजनीति आपको नहीं लगती है? हालांकि अगर सरकार की बात, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए ही है जी। ये मुसलमानों के हित की बात अगर होती तो मुसलमान पिछले 75 सालों में, उसके पहले तो सत्ता उसके पास है अंग्रेजों के पहले,
सारी रियासतें मुसलमानों की थी। उसके बाद फिर हुआ क्या उनके साथ, इतनी गरीबी क्यों आई? ये बात तो सारे राजनीतिक दलों को जो सत्ता में हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि जो जिस वर्ग के 600-700 साल एक देश के बड़े हिस्से में जिन लोगों ने शासन किया वो इतनी आज गरीबी में क्यों है, उन्हें पंचर जोड़ना पड़े। तो सारा का सारा खेल ये है कि आप मजहबी तुष्टीकरण करेंगे लेकिन डेवलपमेंट नहीं करेंगे उनका। तो मैं कहता हूं कि मजहबी तुष्टीकरण भी ना करो, लेकिन भाई किसी मुसलमानों को इतनी गरीबी में रहने क्यों दे रहे हो? कोई बच्चा अगर शरारत का तो उसका कान में फोटो, लेकिन उसको खाना दो भाई। बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। तो किसी एक कौम को इसलिए इस देश में भूखा रखने का प्रयास किया जाए कि बच्चा कह रहा खेल लेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। तो इसलिए धार्मिक तुष्टीकरण, धार्मिक कट्टरता को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए, लेकिन रोजगार भी दीजिए, काम भी दीजिए। कौम में पंचर जोड़ की जिसकी आइडेंटिटी पंचर जोड़ने से रह जाए वो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। 15% इस देश की कौम अगर उसकी पहचान से पंचर जोड़ने से हो, पत्थर मारने से हो और कानून का विरोध करने से हो, ये आइडेंटिटी ठीक नहीं है। आलोक जी आपको रोकूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, बने रहिए। दर्शकों, अब हम सीधे लिए चलते हैं किरण रिजिजू जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो इसी वक्फ संशोधन कानून पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आइए देखते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड्स, वक्फ बाय यूजर इज अ वेरी डेंजरस प्रोविजन। इट डजंट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट। जस्ट इमेजिन, बाय यूजर मीन्स यू जस्ट हैव टू टेल दैट some 100 years back, 1000 years back, this particular place was used for some purpose, and then the particular piece of land is declared waqf property. So we remove that waqf by user. Henceforth, if any property has to be declared as waqf property, it must be through a deed of declaration. You can't make oral declaration. So it is compulsory that the property must have document, valid document, registered document, and then only the waqif, means the one who declares the waqf, can do it as per his own wish. That is in the provision. It is a new provision we have inserted, section 3R subclause 4. Now any property which are under disputes, like the Munambam case, any property which is under dispute or under legal proceedings, means which is sub judice, cannot be settled as waqf property. It will be, if it is under legal proceedings, then it will be decided by the court. Of course, we cannot take away the power of the courts, so it will be decided by the courts. But new declaration will not be allowed. Then we had this section 36 1A and section 36 clause 7. The verification of the property has to be done by the collector. I had mentioned earlier, it used to be done by the survey commissioner. The survey commissioners had their own interest. Now it is the district collector who will now see the genuineness of the application or any matter which is in question, and then the waqf deed is a mandatory provision, and registration of any waqf requires a valid waqf deed. Without that, registration cannot happen. Many of the Congress and the communist MPs were saying that why should this authority should be given to the collector? The authority should be remain with the survey commissioner. We were very clear. The survey commissioner.
वेल दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से किरण रिजिजू ने विस्तार से बताया है कि कानून जो बना है वो पसमानदा मुसलमानों के हित के लिए बना है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं मौलाना नाजिम साहब के पास जाना चाहूँगा। जी मौलाना साहब, अभी रिजिजू, किरण रिजिजू जो मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, क्या कहेंगे आप? बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी बात आती है। एक तरफ तो कहते हैं मुसलमान सारे ही गरीब के पंचर बांधते हैं, एक तरफ कहते हैं पसमानदा। अभी मुसलमानों में पसमानदा तो मुसलमान पूरे भारतवर्ष में ओवरऑल ही पसमानदा है, तो पसमानदा इन्होंने कैसे छांट लिया? ये बड़ी अजीब बात है कि वक्त पर जो संशोधन किया, हमारी मर्जी के बिना संशोधन कर दिया, अपनी मर्जी से थोप दिया। भैया आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में मेंबर हमको बनाओगे नहीं, और आप हमारी इतनी चिंता क्यों करोगे? हमारी इतनी चिंता, अगर अभी देखिए, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूं, अभी अगर मैं ये जाके कहने देखिए, अब बात यह ना, अभी कानून बन गया, फिर लोग कहेंगे बने हुए कानून पर क्यों बहस कर रहे हैं? तो भैया हम कह रहे हैं ये बनाया क्यों? इसमें तो बहस हो रही थी ना, कहते 100 कुछ घंटा बहस हुई। अरे 500 कुछ घंटा भी बहस होती तो भारतीय जनता पार्टी को तो बना नहीं था। बहस करेंगे, मानेंगे नहीं, मनवाएंगे अपनी बहस, चाहे 10 दिन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं राम मंदिर को जाकर ये कहने लगूं इसका निर्माण ठीक से नहीं हो रहा, तो मुझे क्या पता, जब मैं वहां गया ही नहीं तो मैं उसमें क्या अच्छे से जान सकता हूँ इसका निर्माण ठीक से नहीं हो रहा, इसको ऐसे कराइए, मुझे आप इसमें रखिए, तो ये तो गलत बात होगी ना। वैसे ही इसका जो सवाल है बोर्ड का, उसमें मुसलमान रहेगा और उसका जो चेयरमैन होता है वो भी सरकार के अंडर में आता है, तो आप चेयरमैन से मिलकर सारी बातें कर सकते हैं। और बड़ी हंसी तब आती है जब सरकार ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अरे भाई आप सोच, कम से कम वक्फ की जमीनों पर से वक्फ की जमीनों पर से जो अवैध कब्जे हैं लोगों के, उनको तो छुटा नहीं पा रहे, और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया चेयरमैन। तो आपका है कि चेयरमैन को कितनी फुर्सत हो गई, कब्जा करने चला गया? कौन सा मुसलमान मतलब कब्जा करने चला गया सरकारी जमीनों पर? तो ये कोरी अफवाह है, कोरी असत्यता है, और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे कुछ आता नहीं है। और इनके आपको अवसर दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? इनके डाटा बिल्कुल झूठे, इनके डाटा में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं मान लेता अगर एक भी मुसलमान के साथ इन्होंने भला किया होता तो क्या आज मुसलमानों के भले के लिए कोई कानून लाए? जब से इनकी सरकार बनी आज तक, अब मैं देखिए जब बातें आती है तो पीछे की बात भी लानी पड़ती है। संबल में अलविदा के जुमे के दिन एक छोटा सा अधिकारी सीओ इतना बड़ा चैलेंज करता है कि वो सीओ बकरीद पे ये कहेगा जिधर खून से देख कहते वो घर से बाहर ना निकले, उस पर कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री प्रदेश से और उसको शाबाशी देते हैं। कहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ऐसे चलेगा? कैसे मुसलमान को मैं मान ले? मैंने होली पर देखा, बिहार की 2-4 वीडियो देखी और कुछ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की 4-4 लड़के बाइकों पर तमंचा लहराता हुए जा रहे थे, कोई पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की। और यहाँ ईद वाले दिन शाम को अच्छे खासे चलते निकलते भरते लोगों के चालान काट दिए। तो सोतेला व्यवहार है भारतवर्ष में। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, ये सब चीज देखनी चाहिए। देखिए और आशीष जी, पहलू उनको कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, ये मौलाना जी का आरोप है कि आपने बिना कॉन्फिडेंस लिए स्टेक होल्डर्स को उन पे ये कानून थोपा है, और आप कह रहे हैं कि आप उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जी आशीष जी, उसको चलाते हैं विनोद जी, पहले तो मौलाना जी को आप शांत कराइए, बताइए इनका हो गया, भ्रम काफी फैला दिया, अब मुझे सफाई करने दें। देखिएगा, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप मोदी जी को, किरण रिजिजू को छोड़ दीजिए। आप इनको 2 मिनट चुप कराएंगे विनोद जी? मौलाना साहब आप सुन लीजिए, हो गया आशीष जी से सुन लीजिए, आप अपना जवाब सुन लीजिए, मजा तभी आएगा आप उनका जवाब। जी आशीष जी। जी, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं आप बीजेपी को, किरण रिजिजू को, मोदी को छोड़ दीजिए। आप ये बात सुनिए जो कोर्ट कहता है। कोर्ट में भी कौन सा? केरला हाई कोर्ट ये कहता है कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट द होल मुस्लिम कम्युनिटी, नंबर 1। तो यहाँ पे मौलाना जी सभी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है तो ये इनके मन का वहम है। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है? जो मुल्तवी है वो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो मुस्लिम हो। ये मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है। नंबर 2, अभी और मैं बताता हूं आपको, इसके अलावा ये क्या वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट पहली बार सिर्फ मोदी जी लेके आए हैं? नहीं, 1954 में हुई, 1995 में हुई, 2013 में हुई। और सुन लीजिए, अरे आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मौलवी जी, सिर्फ नाम के आगे मौलवी लगाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा जानिए अपने धर्म के बारे में, वक्फ के बारे में जानिए और शांति से सुनिए। यहाँ पे उपद्रव मत फैलाइए, मेरी आवाज आपसे ऊंची है लेकिन अपनी बारी में बोलता हूं मैं, आप शांति रखिए।
मौलवी साहब अपनी अब तो बारी में आपको बहुत बोलिए, अच्छा लग रहा था, आप continue ठीक है? करिए। उसके बाद सुनिए। विनोद जी चुप कराइए ना इन्हें प्लीज। चलिए, अब चलिए, ये बोलिए, चाहते बोलिए। नहीं आप सुनाने दर्शक के लायक सच्चाई बात नाजिम जाने। साहब चुप। आप नाजिम बुला के ये साहब, क्या चाहते बच्चे नहीं है कि मुसलमानों की बात दर्शक सुनाए? इनकी पोल खोलती हुई देखे। अब इनकी धोती खुलते हुए इन्हें डर लग रहा है, इसलिए चुप कराइए इन्हें। तुम्हारा देखिएगा, गमछा खुल गया होगा सबसे ना, पहले मैं तो बताता हूं तुम्हारा अंडरवियर इनको, उतर गया होगा। जस्टिस सच्चर का नाम बार बार आपके दर्शक सुनते हैं। जस्टिस सच्चर की 9 मार्च 2005 की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि क्यों 163 करोड़ सिर्फ इनकम आई जब 12,000 करोड़ आनी चाहिए थी। वो कहती है कि ब्रॉडर बेस होना चाहिए, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो कहती है कि इसके अंदर फीमेल मेंबर्स को होना चाहिए। मैं नहीं कहता, जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट कहती है। उससे पहले 1976 की वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि प्रॉपर ऑडिट और अकाउंटिंग नहीं हो रही है, वो होनी चाहिए। मैं नहीं कहता। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब यूपीए के अंतर्गत बनाई गई के रहमान खान की अध्यक्षता में, वो क्या कहती है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनसफिशिएंट मैन पावर है, मिसमैनेजमेंट फंड्स का है, और डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये के रहमान की अध्यक्षता में बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है। अब उसके बाद बातें सुनिए। 1995 में सेक्शन 40 लेके आ गई यूपीए गवर्नमेंट, जिससे वक्फ को संविधान से भी ज्यादा ताकत दे दी गई। वो क्या कहता था सेक्शन 40? ये कहता है कि वक्फ जिसको चाहे मर्जी अपनी संपत्ति घोषित कर दे, उसके लिए उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। जो अब किरण रिजिजू साहब ने कहा, ऐसा मुंह जबानी नहीं होगा कि किसी ने कह दिया ये प्रॉपर्टी मेरी है तो उसकी हो गई। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आज भी हम किसी तरीके से स्टोन एज युग में नहीं जी रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी को मैंने कह दिया कि भाई ये तो मेरी है, ये तो वक्फ हो गई, तो आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल में सिर्फ जा सकते हो, ना दलील ना वकील। डॉक्टर साहब, आप आलोक जी से जुड़ लेते हैं। 40 था, आलोक उसको जी, हमने हटाने आलोक का जी, फैसला किया। सरकार तो की क्या बात गलत सुने किया? तो सरकार को जो अमेंडमेंट कानून लाया है, उससे लगता है कि वाकई में रिफॉर्म्स हैं। उसके बावजूद भी अगर अल्पसंख्यक विरोध कर रहे हैं तो सरकार ने क्या उनको कन्विंस करने में नाकाम रही है? देखिए, कोई भी जब सोशल रिफॉर्म आता है वो पॉलिटिकल विल से आता है। जब भारत में सती प्रथा खत्म हुआ तो क्या सती प्रथा का समर्थन किया था समाज ने? उस बिल का नहीं किया था। बाल विवाह जब खत्म होने की बात हुई थी तो यही तो कहा जा रहा था कि बाल विवाह सनातन में हस्तक्षेप है। तो सरकारों को विरोध झेलना पड़ता है उस समाज का। सरकारें डॉक्टर की तरह हैं। जानवर अगर जब बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के अब आपके पास आ रहा हूं जगदीप जी। ठीक है, हम जब छोटा बच्चा बीमार होता है तो क्या करते हैं? उसको दवा देते हो कि तब नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चे को दवा कड़वी लग रही है, लेकिन हमें पता है कि दवा खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो विरोध हर समाज में होगा। विरोध सती प्रथा का भी हुआ है, विरोध बाल विवाह का हुआ है, विरोध तो छुआछूत का भी हुआ था हिंदू समाज के अंदर कि छुआछूत खत्म नहीं होनी चाहिए। तो क्या सरकारों को अभी तक छुआछूत चलने देना चाहिए था? जब हिंदू धर्म ने सोशल रिफॉर्म को स्वीकार किया है तो हर धर्म को सोशल रिफॉर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल विल से आता है। वो लोग जिनके अपने हित प्रभावित होते हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो ये रिफॉर्म है उसमें वो लोग जो दानिशमंद लोग हैं, किसी भी धर्म के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। और ऐसी कोई बात जो सरकार वाकई नहीं मान रही वो इलॉजिकल है, उसके लिए सड़कों पर है, मूवमेंट करें, लेकिन आंदोलन के रूप में होना चाहिए। वो देश की मेजोरिटी को धमकी लगने के रूप में लगे, हम देख लेंगे, हम ये कर डालेंगे, ये जब इस तरह का वो और उसमें से कुछ लोग इस तरह के बयान देते हैं, इससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, इससे राष्ट्र बदनाम होता है। तो आंदोलन करने का हक सभी को है। आप सड़कें जाम कर दीजिए, चक्का जाम कर दीजिए, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, इस तरीके से करना है उससे जरूर करना चाहिए। सरकारें क्या जरूरी है कि सदन से जो कानून पारित हो हमेशा सही हो, लेकिन विरोध करने का तरीका डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अनडेमोक्रेटिक विरोध ये उस काम को बदनाम सोशल रिफॉर्म्स, बड़ा रिफॉर्म्स, सुधार लाया जाता है, सरकार को इसका विरोध सरकार को करना ही, सुनना ही पड़ता है। क्या वाकई में ये रिफॉर्म्स हैं? विनोद जी देखिए, जी विनोद जी, मैं फिर से सामान कहना चाहूंगा, क्योंकि हम अलग अलग राजनीतिक तंजीमों को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी सी शालीनता और थोड़ा सा व्यवहार में
युद्धता होनी चाहिए। अब मैं होपफुली मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अब मुझे कम से कम 2-3 मिनट 4 जो आप देंगे इंटरप्ट कोई ना दे। पहले तो जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जब भी समाज में कोई आमूलचूल किस्म का परिवर्तन किसी ऐसी संकीर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ होता है तो उसका विरोध होता है। आई एग्री विद इट। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरोधा थे, इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था या नहीं किया था? बाबा साहब के पुतले जलाए थे कि नहीं जलाए थे? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर यह सवाल है ही नहीं कि ये कोई सामाजिक कुरीति है। बराए मेहरबानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पहले समझिए फिर उत्तर दीजिए। पहली तो बात, पिछले 11 सालों से आप सत्ता में हो। मैं पूछना चाहता हूँ, टर्मिनल में आपके लोग, वक्फ में जितने चेयरमैन अपॉइंट किए हैं, जहां जहां आपकी सरकार है, वो आपके लोग 20-20, 22-22, 25-25 सालों से लोग बैठे हैं। क्या आपकी सरकार ने किसी को हटाया? क्या किसी मुतवल्ली के खिलाफ जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी का बेजा इस्तेमाल किया, क्या आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अरे आपने तो जो सजा थी उसको भी कम कर दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट को खत्म कर दिया, आपने जब तक कानून के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक कैसे हाथ लगाएंगे उनको? ऐसे तरीके से बात नहीं करनी है, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। और तुम भी भड़काना शुरू कर देते हो। ये जाहिलपंथी बंद कराइए, ये जाहिलपंथी बंद कराइए। भ्रष्टाचार फैलाने का काम हो गया ठेकेदारी तुम्हारी पूरी है। डिबेट के अंदर मूर्खतापूर्वक ढंग से बात करना, हर किसी को डिस्टर्ब करना, दिस इज नॉट। अरे कमाल सुना होगी आपको तुम्हारी बात भैया, सुनिए। अजीब जी दो बातें गैर करते मुस्लिम हो तो आप। आपने मूर्खता वाली भाई साहब बातें ऐसे आप नहीं करते होता, हो। कहाँ से जब उठ के आ तक जाते हो वक्फ आप? बिल के अंदर आप अमेंडमेंट नहीं मुझे बताइए होगी 20 तब में तक क्यों हम कूद कैसे रहे हो? उसमें पहले बदलाव लाएंगे? आप में इतनी और हिम्मत ही 11 नहीं कि साल आप से सुन क्या सको। कर रहे हैं ये वो पूछते आप में हैं इतनी जिन्होंने हिम्मत ही नहीं कि 70 आप साल मेरी में बात कुछ नहीं सुन किया। सको। हमने तो 11 साल में विनोद जी, आप इन्हीं को मौका दीजिए, 11 साल में इन्हीं को 370 बुलवाइए। हटा दिया। मैं हमने तो डॉक्टर 11 साहब, साल में ट्रिपल मुझे सबको कोई बराबर दिक्कत नहीं, मौका आप इन्हीं को मिलना बुलवाइए। चाहिए। कभी बच्चों आप की क्यों तरह लोकतंत्र का गला तालियां- दबा रहे हैं? आप उनकी विनोद जी सुनिए, फिर कभी आप बच्चों जवाब की तरह दीजिए। तालियां पीटते हैं, कभी अंगूठा चलिए। खड़ा करते हैं, बात सुनते ही नहीं है। मुझे जी। तो नॉट सीरियसली श्योर की वेदर ही इज रिप्रेजेंटिंग बीजेपी और नॉट। थोड़ी सी तहजीब तो रखे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अरे मुझे आर्टिकल कोई शक 25 और नहीं है 26 कि पे आप जब कांग्रेस घोर को उल्लंघन की रिप्रेजेंट बात कर रहे होगी, हैं, क्योंकि ना उनकी सोच क्लियर है, ना आपकी सोच क्लियर है, ना उन्हें कुछ आता पता है, ना आपको कुछ आता पता है। मुझे सोच पूरा आपकी बहुत यकीन अच्छी है है, कि आप आपकी जैसा बहुत व्यक्ति अच्छी सोच है। कांग्रेस को ही सारी रिप्रेजेंट चीजें कर रहा बेच है। दी अंबानी अडानी को, मक्की जमीन भी बेच दो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आप ये जो बड़े समझते विद्वान हैं कि व्यक्ति बहुत है, बड़े काबिल बड़े ज्यादा बोलने विद्वान वाला आदमी व्यक्ति ज्यादा है। काबिल नहीं होता। एक मिनट मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब एक मिनट रुकिए। ये विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, प्रबुद्ध आदमी है। मैं इनसे फिर समान अनुरोध कर रहा हूं। मेरे 4 सवाल हैं, बाकी की कहानियां छोड़ दी। पहली बात, आपने सजा को कम किया, आपने लिमिटेशन एक्ट को खत्म करके अवैध कब्जा धारकों को एक रास्ता बता आपको दिया। पता भी है परम limitation act आदरणीय है क्या? अरे जो सुन तो आप लो ना limitation भाई, act 4 लेके पॉइंट भी नहीं आए रखने थे, दे रहे हो जरा आप। दर्शकों को विनोद जी, बता ये दो पॉइंट भी नहीं कि वो रखने दे रहे लिमिटेशन हैं। एक्ट है क्या जिसको मुझे हमने बताइए, हटाया है? ऐसे इस तरीके से अरे डिबेट होता है? दर्शकों को बता दो मतलब limitation आपसे act यही क्या है? तवक्को थी, यही अपेक्षा थी। चलिए। अरे सुन तो लो भाई, सुनने का मजा है कि नहीं है? भेजती है कि अरे तुम्हारे ऊपर कोई limitation मामला है तो ऐसे नहीं सुनना होता मत। है। देता हूं वो अगर हल्ला आप कर देना मेरा ताकि टाइम जनता दो, सुनना ले। ये बकवास किए जा रहे हैं बिना मतलब के। जाहिल आप जाहिलों कम की से तरह कम बात कर रहे हैं, आलोक जी मूर्खों की से तरह कुछ बात कर रहे सीख हैं। सकते हैं। आलोक जी कितने एहतराम से बात करते हैं, सबको सुनते हैं। विनोद मैं जी, वही जी, मैं एक बात my बताता time he will आलोक जी ने भी एक बात continue कही to थी। try जी। what I will do। मैंने आलोक इतने जी आदर से चलिए, इनसे बात समय की, समय समझ नहीं आ समय रहा। इजाजत नहीं दे रहा मैं है। सिर्फ ये नाजिम जी बोल- समय इजाजत नहीं दे रहा है। नाजिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका भी। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।